ठीक है, चलिए तो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर शुरू करते हैं एज पर IS 800 2007, राइट। टेंशन मेंबर्स नया शब्द नहीं है तुम सब लोगों के लिए, पहले से पढ़ा हुआ है, पर फिर भी क्या होते हैं देखिए। Tension members are linear members in which axial forces act so as to elongate the member. Tension members carry loads most efficiently since the entire cross-section is subjected to uniform stress. Unlike compression members, they do not fail by buckling. अब कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि सबको मालूम है ट्रेसेस में टेंशन मेंबर्स होते हैं, टाइज होती हैं, सस्पेंडर्स ऑफ केबल स्टेड एंड सस्पेंशन ब्रिजेस, सैग रॉड ऑफ पर्लिन्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेंशन मेंबर्स के। ठीक है, अब चॉइस ऑफ सेक्शन। चॉइस ऑफ सेक्शन का मतलब है टेंशन मेंबर्स कैन हैव ए वैरायटी ऑफ क्रॉस सेक्शंस। आपको जो मिल से सेक्शंस मिलते हैं वो कई तरह की शेप्स के मिलते हैं, है ना। प्लेट्स मिलती हैं, एंगल सेक्शंस मिलते हैं, चैनल मिलते हैं, आई सेक्शंस मिलते हैं। तो हम कौन से सेक्शन को कहाँ यूज करें, दैट इज चॉइस ऑफ सेक्शंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें अगर ट्रस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रस में मैं कौन सा सेक्शन यूज करूं, एंगल सेक्शन यूज करूं या चैनल करूं या आई सेक्शन करूं। तो यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है इसके बारे में। द सिंगल एंगल एंड डबल एंगल सेक्शंस आर यूज्ड इन लाइट रूफ ट्रसेस एज इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में देखा होगा शेड होते हैं बड़े बड़े जिनके ऊपर ट्रसेस लगाई जाती हैं, है ना। ट्रस के ऊपर आप फिर कवरिंग लगा देते हैं इस तरह से। तो इसमें जो ये मेंबर्स हैं, इसको यहाँ पर हम जनरली एंगल सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो सिमिलरली टेंशन मेंबर इन ब्रिज ट्रेसेस आर मेड अप ऑफ चैनल्स और आई सेक्शंस एक्टिंग इंडिविजुअली और बिल्ट अप। इंडिविजुअल और बिल्ट अप का मतलब मुझे लगता है अब तक क्लियर होगा। ये इंडिविजुअल सेक्शंस हैं, जैसे कि एंगल सेक्शन है, चैनल है, आई सेक्शन है, ये सब इंडिविजुअल सेक्शन है। मगर जब मैं एक या एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा सेक्शंस को यूज करके कोई और एक शेप बनाती हूँ तो उसको हम कहते हैं बिल्ट अप सेक्शन। जैसे कि ये है, यहाँ पर दो चैनल सेक्शंस का इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर एक ये प्लेट और नीचे एक प्लेट लगाई, तो ये अब हमारा बन गया बिल्ट अप सेक्शन। सिमिलरली ये दो आई सेक्शंस हैं, इन दोनों को यूज करके मैंने एक बॉक्स बनाया है, ठीक है। तो इसको भी हम कहते हैं बिल्ट अप सेक्शन। जब आपका स्पैन बड़ा हो जाता है, लेंथ बड़ी हो जाती है और अवेलेबल सिंगल सेक्शन इज नॉट एनफ टू रेजिस्ट द लोड्स, देन यू कैन गो फॉर बिल्ट अप सेक्शंस, ठीक है। तो जो ब्रिज ट्रेसेस हैं, जहाँ की स्पैन ऑब्वियसली ज्यादा होगा अगर ब्रिजेस हैं, तो वहां पर हम चैनल और आई सेक्शंस इंडिविजुअली या बिल्ट अप इस्तेमाल करते हैं। सर्कुलर रॉड्स इस्तेमाल होती हैं ब्रेसिंग्स में, डिजाइन टू रेजिस्ट लोड्स इन टेंशन ओनली। ब्रेसिंग्स जो है वो कम्युनिकेशन टावर्स में, कॉलम्स में, लॉन्ग उनमें वहां पर हमें दिखाई देती हैं लेटरल ब्रेसिंग्स, ठीक है। स्टील वायर रोप्स आर यूज्ड एज सस्पेंडर्स इन द केबल सस्पेंशन ब्रिजेस। जैसे कि तुमने देखा होगा जो हमारा सिग्नेचर ब्रिज है वो सस्पेंडेड, वहां पर सस्पेंडर्स देखे होंगे। जो लोग वहां ट्रांस यमुना रहते हैं, रोज क्रॉस करते हैं, उन्होंने देखा होगा इस तरह से ऐसे ऐसे करके सस्पेंडर्स हैं, केबल्स हैं जो कि रॉड्स हो सकती हैं, ट्यूब्स हो सकती हैं, ठीक है। तो सॉरी एक मिनट, कौन क्या कह रहा है, ओके, हाँ ठीक है। तो सस्पेंडर्स देखे हैं सबने सस्पेंशन ब्रिजेस में।
सिग्नेचर ब्रिज इज वेरी कॉमन और बहुत सुंदर भी है। जो लोग वहां से जाते हैं वो जरूर देखें उतर कर कि किस तरह से वहां पर टेंशन मेंबर्स हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया चॉइस ऑफ सेक्शंस, कौन कौन से सेक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमें बेसिकली पढ़ना है इस टेंशन मेंबर के चैप्टर में वो ये है कि एक तो दो ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको सेक्शन गिवन है और स्ट्रेंथ निकालनी है, राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको लोड दे दिया कि इतना टेंसाइल फोर्स ट्रांसफर करना है, तो यू डिजाइन ए मेंबर। दो तरह की क्वेश्चंस आ गए और दोनों की अप्रोच सेम है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए, राइट। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे किसी भी टेंशन मेंबर की, ये पता होना चाहिए। अब स्ट्रेंथ निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि ये जो मेंबर है ये कितना लोड ले सकता है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ या कैपेसिटी कितनी है। उसको जानने के लिए मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये फेल किस किस वे में कर सकता है। तो हम इसलिए सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे मोड्स ऑफ फेलियर। एक टेंशन मेंबर फेल कितने तरह से करता है। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो बोल्टिंग का चैप्टर किया था तब पढ़ा था। वहां पर हमने प्लेट्स की थी, दो प्लेट्स को ज्वाइन किया था। अब वो प्लेट्स टेंसाइल फोर्स भी ले रही थी। तो वो जो बोल्ट से रिलेटेड कनेक्शन से रिलेटेड फेलियर था वो हमने वहां पर पढ़ा था। अब वो मैं यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगी। तो some of the things you have already covered in the bolting chapter. So what are the modes of failure of a tension member? Let us see. पहला है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, दूसरा है नेट सेक्शन रप्चर। ये दोनों चीजें हमने देखी थी, ठीक है, याद है राहुल, पीयूष, याद है आपको? हमने यील्डिंग के बारे में बात की थी, रप्चर के बारे में बात किया था। हाँ ठीक है, हाँ चल ओके। एंड थर्ड इज ब्लॉक शेयर फेलियर। ये मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगी क्यों टेंशन मेंबर्स में ही होता है सिर्फ, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी टेंशन मेंबर तीन तरह से फेल होता है, या तो यील्डिंग में फेल होगा, या रप्चर में फेल होगा, या ब्लॉक शेयर में फेल होगा। तो ऑब्वियसली इन तीनों से में जो सबसे कम होगा, मिनिमम स्ट्रेंथ होगी, दैट विल बी द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, राइट। स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन, यील्डिंग हमेशा हम ग्रॉस पर लेते हैं, ये चीज याद रखना। और रप्चर हम हमेशा नेट सेक्शन का लेते हैं, ठीक है राजीव यादव, शिवम, राइट। यील्डिंग हमेशा ग्रॉस में, यस नीरज, और रप्चर हमेशा नेट पे, ओके। इसके बाद ब्लॉक शेयर है, ये भी अभी बताऊंगी मैं आपको, अभी इतना ही करना है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम इन्हीं तीनों फेलियर्स को थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ देखेंगे। कुछ फॉर्मूले अभी भी तुम्हें पता है आते हैं, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि पहला है डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन। ग्रॉस सेक्शन की डिजाइन स्ट्रेंथ यील्डिंग में क्या होती है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर्स अंडर एक्सियल फोर्स इज TDG। ये जो सिंबल्स लिए गए हैं ये IS 800 से लिए गए हैं। ये जो भी कुछ स्लाइड्स में है वो सारा IS 800 में है। मैं अभी आपको पेज खोल कर भी दिखा देंगे कि ये सब वहीं पर लिखा है, सो यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, ओके शिवम। चलिए, तो TDG ये तो पुराना ही है, is equal to Fy into Ag upon partial safety factor। partial safety factor की वैल्यू yielding में 1.1 है। ये कहां से आई शिवम, कौन सी टेबल में है 1.1? शिवम, टेबल नंबर IS 800 में है ना? हाँ ठीक है पीयूष, यू आर राइट, टेबल 5, यस। जहां पर यील्डिंग में फैक्टर लिखा है वहां पर रप्चर का भी लिखा है ना शिवम? रप्चर का भी लिखा है वहां पर। रप्चर में जो फैक्टर है दैट इज 1.25 एंड यील्डिंग में जो फैक्टर है दैट इज 1.1। तो ये यील्डिंग वाला आ गया। यील्डिंग ग्रॉस क्रॉस सेक्शन पर है, AG इसीलिए सिंबल का इस्तेमाल हुआ है। Fy यील्ड स्ट्रेस है मटेरियल की, प्लेट के मटेरियल की, प्लेट या जो भी आप सेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंगल है तो उसकी, चैनल है तो उसकी,
जो भी प्लेट आपकी स्टील सेक्शन का मटेरियल है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, राइट। तो ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखें, दूसरा क्या है, बी। व्हाट इज बी? बी इज डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पर हम ए एन यानी नेट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेट सेक्शन का मतलब जब आप बोल्टिंग करते हैं तो क्या होता है, बोल्ट होल्स। एफ वाई कॉमन क्यों है? एफ वाई कॉमन नहीं है। जनरली जो इस्तेमाल होता है वो एफ ई 410 स्टील, ये जो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस हैं ये सारे एफ ई 410 सेक्शंस हैं बेटा, इस स्टील के बने हुए हैं। ये जो 410 स्टील है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 होती है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये कॉमन है। जो स्ट्रक्चरल स्टील इंडिया में बन रहा है, जो कॉमनली सेक्शंस अवेलेबल हैं, उनकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 है। ठीक है, ठीक है पीयूष, ठीक है। तो ये हो गया यील्डिंग। इसके बाद रप्चर। रप्चर में नेट सेक्शन लेंगे। नेट सेक्शन का मतलब है कि आपने बोल्ट्स लगा दिए हैं तो बोल्ट्स की वजह से जो रिडक्शन इन एरिया हुआ है होल्स की वजह से, हम उसको लेंगे। अगर सीधा लीनियर चेन रिवेटिंग है तो ए नेट आपका सीधा निकल आएगा बी माइनस एन डी इंटू टी, राइट। ठीक है शिवम, है ना। अगर स्टैगर्ड रिवेटिंग है जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है ये वाला, क्योंकि हम जनरली स्टैगर्ड रिवेटिंग करते हैं, चेन रिवेटिंग नहीं करते हैं। अभी मेरे साथ कुछ बच्चे उस दिन साइट विजिट पर गए थे, वहां पर भी उन्होंने देखा होगा कहीं पर भी चेन रिवेटिंग बहुत ही रेयर थी, राइट। जहां पर एक सिंगल लाइन आनी है वो अलग बात है, मगर जहां भी पॉसिबल है वहां पर हम स्टैगर्ड देते हैं। क्यों देते हैं स्टैगर्ड? क्योंकि तुम्हें दोनों के फॉर्मूले देखने से ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर इसमें कितने बोल्ट्स हैं, 5 बोल्ट्स हैं। तो यहाँ अगर मैं लीनियर रिवेटिंग करूंगी तो n = 5 सीधा डिडक्ट हो जाएगा मेरे में से, राइट। मगर अगर मैं इसको स्टैगर्ड रिवेटिंग करती हूं तो b माइनस एन डी तो है ही है, मगर बिकॉज ऑफ स्टैगर्ड इस b में सीधा 5 होल नहीं सबट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो एडिशन है, दिस इज व्हाट, एडिशन ड्यू टू स्टैगर्ड रिवेटिंग, यानी कि जो नेट इफेक्टिव एरिया है इस केस से इसमें ज्यादा है। समझ रहे हैं ना। क्रिटिकल एरिया, जो क्रिटिकल सेक्शन पर जो नेट एरिया है दैट इज मोर इन द, हाँ चल, दैट इज मोर इन द केस ऑफ स्टैगर्ड रिवेटिंग, क्योंकि बिल्कुल साफ से दिखाई दे रहा है कि 5 होल्स इस सेक्शन पे नहीं है, वैसे तो 3 है, मगर इस होल की वजह से भी यहाँ पर कुछ स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले यहाँ 5 मानकर और फिर उसमें कुछ जोड़ देते हैं। तो दैट नेट इफेक्टिव एरिया बिकॉज ऑफ स्टैगर्ड रिवेटिंग इज कैलकुलेटेड लाइक दिस। ये एम्पेरिकल रिलेशन है, टेस्ट के बेस पर डिराइव हुआ है, राइट। समझ में आई विशाल, है ना। स्टैगर्ड रिवेटिंग हम क्यों प्रेफर करते हैं, समझ में आया। हाँ, क्योंकि जो नेट इफेक्टिव एरिया रप्चर में है जो क्रिटिकल सेक्शन पर, वो स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में हमें ज्यादा मिलता है। तो अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो आपकी स्ट्रेंथ है TDN वो ज्यादा होगी। तो इसमें आई थिंक दिस इज, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन बोल्टिंग चैप्टर। स्टैगर्ड नहीं किया था वहां पर, अब कर लेंगे स्टैगर्ड। तो बोथ ऑफ देम आर क्वाइट क्लियर, राइट। ओके, आगे चले, ठीक है। अब ये IS कोड में लिखा है एंड दिस इज इन केस ऑफ थ्रेडेड रॉड्स और बोल्ट, सेम है। बस ये लेना है कि अगर आप थ्रेडेड रॉड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो नेट एरिया है वो हम कहाँ पर लेंगे, रूट पे लेंगे। और रूट पे एरिया कितना होता है सबको पता है, रूट पर एरिया कितना होता है, थ्रेडेड सेक्शन पर एरिया कितना होता है पीयूष, नॉर्मल एरिया से कितने टाइम्स होता है वो, हाँ 0.78, राइट। तो 0.78 टाइम्स द होल क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। ठीक है,
नेट सेक्शन वो था, अभी जो हमने पढ़ा ऊपर वाला जो फॉर्मूला था, दैट वाज अबाउट प्लेट्स. ओके, दिस फॉर्मूला इज अबाउट angles, single angle, right? Same formula, this formula is written in the IS 456 sorry IS 800 also, so you need not learn that. सिर्फ ये देख लीजिए कि अगर, क्योंकि एंगल्स इस्तेमाल होते हैं, हाँ एंगल्स इस्तेमाल होते हैं टेंशन मेंबर में, जैसे कि बताया था रूट ट्रसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पर अगर रप्चर में स्ट्रेंथ निकालनी है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा. यहाँ पर फॉर्मूला अलग क्यों है, सोच सकते हैं अलग क्यों है फॉर्मूला? क्योंकि एंगल में क्या होता है बेटा, एंगल में दो लेग्स होती हैं, दो लेग्स होती है ना. अगर दो लेग्स होती हैं और जो कनेक्ट होगा वो तो एक ही लेग से कनेक्ट होगा. ये अगर आपकी गैसेट प्लेट है और ये अगर एंगल है, राइट, तो ये जो कनेक्ट हो रहा है वो तो इस लेग से कनेक्ट हो रहा है, और इसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, राइट, आउटस्टैंडिंग लेग, और इसको हम कहते हैं कनेक्टेड लेग. अभिषेक तुम क्या पूछना चाहते हो? आपका सब कुछ आ नहीं रहा लिखा हुआ. यू आर ओनली डूइंग समथिंग, आई कांट अंडरस्टैंड. ओके, तो इसीलिए ये जो सिंबल है, तुम, मैम ये कोई बदतमीजी कर रहा है शायद. क्यों भाई? अभिषेक झा, somebody is using your name for disturbing the class. ओके, हाँ भाई, कौन हो, कौन बदतमीजी करना चाहते हो? कर लो जितनी करनी है, आओ सामने करो बदतमीजी, करिए, आइए. अगर इससे तुम्हें तसल्ली मिलती है तो यही कर लो. एनीवे चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अगर करेगा देन आई विल रिमूव हिम. ओके, तो आई डोंट नो व्हाट डू दे गेट आउट ऑफ इट. अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि जो एंगल है, एंगल के केस में एक कनेक्टेड लेग होती है, एक आउटस्टैंडिंग लेग होती है. तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आउटस्टैंडिंग लेग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग लेग का भी कंट्रीब्यूशन होगा लोड ट्रांसफर करने में, राइट. तो कनेक्टेड लेग और आउटस्टैंडिंग लेग, तो इसीलिए फॉर्मूले में 0.9 FU इंटू ANC अपॉन फैक्टर प्लस बीटा AGO ग्रॉस एरिया, इसका आउटस्टैंडिंग लेग का हमेशा ग्रॉस एरिया होगा और कनेक्टेड लेग का हमेशा नेट एरिया होगा. ये तो समझ आता है, क्योंकि जो बोल्ट लगेंगे वो कनेक्टेड लेग में ही लगेंगे और आउटस्टैंडिंग लेग में बोल्ट्स नहीं लगेंगे, है ना. इंटू FY ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ओके, तो ये फॉर्मूला क्लियर है. बीटा कोई एक फैक्टर है और इसकी जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7. जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये समझ आ जाएगा कि ये क्या कहते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है. ठीक है, ओके. अब ये सिंबल ही बीटा ऑलवेज यही, हाँ बीटा यही रहेगा एंगल के केस में. ये सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें एक जगह इस्तेमाल हुआ है बीटा के केस में BS. व्हाट इज BS? BS इज शियर लेग विड्थ. ठीक है, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, इसका नाम है शियर लेग विड्थ और ये इस तरह से निकालनी है. ये डिस्टेंस W1 है और W प्लस W1 इस तरह से निकालनी है, राइट. ये IS कोड में भी दिखाया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट BS. तो जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे. अभी आगे चलते हैं. नाउ ब्लॉक शीयर फेलियर, ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है. A tension member may fail along end connection due to block shear as shown in figure.
देखो ये एक एंगल है, इसकी जगह प्लेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, दो प्लेट्स कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ एक एंगल और एक गसक प्लेट दिखा रखा है। तो इसमें क्या होता है, आपने जो अभी तक किए ब्लॉक, क्योंकि ये एंगल टेंशन, अंडर टेंशन है, तो कई बार ये होता है कि ये वाला जो पोर्शन है, राइट, ये टूट कर अलग हो जाता है, तो आपके पास में जो आपका एंगल सेक्शन है वो इस तरह से बच जाएगा, राइट। और जो ये वाला जो पोर्शन है एंगल का वो टूट जाएगा, क्योंकि ये दोनों टेंशन, अंडर टेंशन है ना, तो ये टूट सकता है। जब इस तरह से ये टूटेगा तो तुम्हें देखना चाहिए ये वाला जो फेस है, ये वाला जो एज है, यहाँ पर क्या हुआ, स्लाइडिंग हुई, है ना। स्लाइडिंग का मतलब है यहाँ पर क्या जनरेट होगी, shear। ओके, हाँ। और ये वाला जो फेस है ये तो सीधा टेंशन लग रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर देखिए, तो ये अंडर क्या हुआ, टेंशन, डायरेक्ट टेंशन। समझ में आया। तो इसलिए हम इसे ब्लॉक शीयर कहते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक इस एंगल से या जो भी आपका एलिमेंट है उससे अलग हो जाता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ब्लॉक शीयर। इसके अंदर दोनों चीजें हैं, शीयर भी होगी किसी फेस पर और टेंशन भी होगी किसी फेस पर। ठीक है राहुल, एक एग्जाम्पल ये है, और मैं तुम्हें नीचे नेक्स्ट फोटोग्राफ दिखाती हूँ जिसमें और दिखा रखे हैं ब्लॉक शीयर की। देखो इधर, हाँ देखो दिखाई दे रहा है बेटा सबको, है ना। ये तो वही वाला एंगल है जो अभी आपको दिखाया था ना, जिसमें एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा टूट गया है, 1 2 3, राहुल दिख रहा है, हाँ। तो 1 2 जो है दैट विल बी अंडर शीयर एंड 2 3 फेस विल बी अंडर टेंशन। पीयूष ठीक है, ये समझ आया एंगल सेक्शन वाला। हाँ नीरज, अब इसमें देखिए, इस वाली फिगर में मुझे बताओ कौन कौन सा फेस शीयर लेगा और कौन सा फेस टेंशन दिखाएगा। राजीव यादव, गसक प्लेट वाले में बताइए, इस वाले में फिगर में, ये बुक से ली है, दूसरी बुक से हैं। राजीव यादव, ए बी सी डी, ये ब्लॉक टूट कर चला जाएगा इधर, तो इस एबीसीडी ब्लॉक में मुझे बताओ कि कहां पर शीयर है और कहां पर टेंशन है। राजीव यादव जवाब दो बेटा। ए डी पर टेंशन, एडी नहीं बेटा, एडी तो है नहीं कोई फेस। गलत बता रहे हो, आंचल गलत है, संध्या, संध्या इज राइट। ए बी पर देखो बेटा, ये जब ऐसे करके टूटेगा ना, समझ आ रही है ना, ये वाला ब्लॉक जो अंदर ब्लॉक था वो बाहर चला जाता है, खिंच जाता है, तो इस फेस पर, हाँ बिल्कुल ठीक है विशाल, ए बी और डीसी पर शेयर होगा, इस वाले केस में ए बी एंड डीसी दोनों पर शेयर होगा। ऐसे करके स्लाइड किया ना ये वाला हिस्सा, और बीसी पर टेंशन होगी, बिल्कुल ठीक है संध्या। आंचल समझ में आया। चलो मैं प्लेट बनाकर दोबारा दिखाती हूँ तुमको। ऐसे कर लेते हैं इसमें, ठीक है, एक दो बोल्ट होल्स हैं, हाँ राहुल समझ आ गया, और दूसरी प्लेट ये है, ये भी अंडर टेंशन है। अब देखो इसको, हाँ ये जब टूटेगा तो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला देख रहे हैं, ये ऐसे करके टूट जाएगा, राइट। हाँ विशाल साहू। तो अब अगर मैं कहूं 1 2 3 4, तो यहाँ स्लाइडिंग हो रही है ना, और यहाँ पर डायरेक्ट टेंशन है, तो कौन कौन से फेस पे शेयर है, शेयर, आंचल तुमने गलत बताया था लास्ट टाइम, बताओ कौन से फेस पर शेयर है। हम्म, आंचल, हाँ राइट राइट,
1 2 and 3 4। आंचल 2 3 अभी भी गलत जा रहा है तुम्हारा आंचल, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। 2 3 पर टेंशन है बेटा, कहाँ हो तुम? जब ये हिस्सा टूटकर इधर निकलेगा, राइट, ये हिस्सा इधर जा रहा है, तो आप ही देखो ना कि ये वाला हिस्सा स्लाइड करेगा तभी तो टूटेगा, है ना? और ये वाला हिस्सा पुल होगा इसलिए टूटेगा। हाँ बेटा, बिल्कुल फोर्स के डायरेक्शन में ही शियर होगा, और जो टेंशन होती है वो परपेंडिकुलर लगती है, इस तरह से नहीं लगाते ये, दिस इज यूनिफॉर्मली अंडर टेंशन। हाँ, अब समझ आ गया ना, राइट। तो ठीक है, तो ये क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ब्लॉक टूट कर चला जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लॉक शियर। अब ब्लॉक शियर फेलियर समझ आ गया सबको? अच्छा, डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि जब हम उसमें फॉर्मूले में वैल्यूज लगाते हैं, तो जब तक हमें ये पता ना हो कि ये चीज है क्या, तो हम वो कैलकुलेट गलत कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो सारे के सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। तो मैं वापस इस शीट पे आ रही हूँ क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। आज मैं तुम लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी। IS 800 में पेज 31 के आसपास ये सारा लिखा हुआ है, आप घर पर अपना इसको रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। हाँ, अभी दिखा देती हूँ राजीव यादव, सारे के सारे फॉर्मूले दिखाऊंगी तुमको, ठीक है? तो ये है ब्लॉक शेयर के फॉर्मूले, जहां पर ये बड़ा सा फॉर्मूला है, मुश्किल नहीं है, AVG, जहां भी V लिखा होगा उसका मतलब शेयर, ठीक है? तो ग्रॉस एरिया इन शेयर, राइट, FY यील्ड स्ट्रेंथ है, √3 पता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है, 0.9 ATN, जहां भी T लिखा होगा उसका मतलब टेंशन, समझ आ रही है? तो टेंशन में नेट एरिया, FU और ये मालूम है तुम्हें। अब इधर आ जाओ दोबारा वापस, AVN, ये क्या हुआ? शियर में नेट एरिया, नेट एरिया इन शियर, राइट। ATG, ग्रॉस एरिया इन टेंशन। सिंबल समझ आए नीरज? अगर सिंबल समझ आ जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं एरिया, है ना? तो ये लिखा हुआ है मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया in shear along a line of transmitted force respectively, ATG and ATN, minimum gross and net area in tension from hole to the toe of angle perpendicular to the line of force। ये जो आंचल को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ से, आंचल अब समझ आ गई ना? shear is along a line, tension is perpendicular to the line, है ना? चलो, ये वाला शीट मैंने समझा दिया तुम्हें। अब इसके बाद क्या है मेरे पास? अच्छा, ये वेल्डिंग में ब्लॉक शियर कैसे होता है देखिए राजीव, अभी दूसरी क्लास 5-10 मिनट लूंगी, तब मैं जाऊंगी, तब फिर बात करना, ठीक है? ये वेल्डिंग में देखो ब्लॉक शियर ऐसे हो रहा है, इस फेस पे शियर होगा, इस फेस पे शियर होगा, और यहाँ पर टेंशन होगा, ठीक है? और अगर टाइम नहीं बचता है तो राजीव यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन में डालकर। तो आज यहीं तक पढ़ाएंगे हम, मुझे नहीं लगता दूसरी क्लास की जरूरत है। मैं तुम्हें IS 800 शेयर करती हूँ अब। IS 800 शेयर करना है, ओके? हाँ, सबको दिख रहा है IS 800, है ना? सेक्शन 6 डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, देखिए पहला, ये सब पढ़ना अच्छे से, हाँ? ये डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर का जो सेक्शन 6 है वो पूरा का पूरा पढ़ना है, पूरा सेक्शन 6 पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। Factor design tension T in the member shall satisfy the following requirements. T should be less than TD. TD is the design strength of the member. Design strength of a member under axial tension is the lowest of the design strength due to yielding of gross section, rupture strength of critical section, and block shear given in 6.2, 6.3 and 6.4.
क्लियर? मतलब तीनों में से जो सबसे कम होगा। तो पहले यील्डिंग लिखा है इसने। एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर आईएएस कोड्स एंड गो थ्रू देम। राइट, ठीक है, यील्डिंग हो गया। ये आ गया तुम्हारा रप्चर। ये अभी जो फॉर्मूले हमने वहां पर लिखे थे ना बेटा, वही है रिपीटेड। अब ये देखिए यहाँ पर स्टैगर्ड आ गई, रिविटिंग सेम है ना। हाँ देखिए, ये वही डायग्राम है जिसमें बीएस निकालना सिखाया है तुम्हें। एंड हियर इज डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू ब्लॉक शेयर। तो जब आपको थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर में, एक्सप्लेन ब्लॉक शेयर, तो तुम्हें डायग्राम बनाकर फिर एक्सप्लेन करना है और ये साथ में फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, ब्लॉक शेयर पे नोट आ जाता है, या व्हाट आर द मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ ए टेंशन मेंबर, तब तो तुम्हें ये सारा लिखना है। मगर एक चीज का ध्यान रखना बेटा, वर्ड टू वर्ड मत उतारना, थोड़ा सा अपना दिमाग डालकर भी लिखना। ठीक है, तो ये है ब्लॉक शेयर के दोनों फॉर्मूले, और ये है यहां तक 6.4.2 तक। अभी तक जो भी ट्रांसपेरेंसी में था वो सब यहाँ पर है। आज हम यही करेंगे, तुमको ये पढ़ना है, राइट, और फिर मंडे को हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? एवरीबॉडी विल गो थ्रू देम। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करके टेंशन मेंबर खत्म कर देंगे। आपको मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ, तुम लोग अगर देखना चाहते हो तो वो एग्जांपल्स देख लेना। एग्जांपल 5.1, 5.2, ठीक है, 5.3, 3 एग्जांपल्स हैं, ये देख लेना। ठीक है संध्या, नीरज, ओके। तो राजीव यादव, तुम्हारा क्या डाउट था भाई? वेल्डिंग में कुछ पूछ रहे थे, मैं फिर अब सेकंड क्लास नहीं लूंगी, राइट। राजीव, तुम्हारा कुछ डाउट था बेटा? टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से पूछो, वरना फिर आप मेरे को उस पे भेज देना क्लासरूम पर। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप क्लासरूम पर भेज सकते हैं। टेंशन मेंबर्स आसान है क्योंकि हमने पहले कर रखा है थोड़ा सा, सो इट्स नॉट ए डिफिकल्ट चैप्टर, राइट, इट्स ए सिंपल चैप्टर। और एक चीज का याद रखना, जो हम डिजाइन करेंगे, चाहे टेंशन मेंबर का करेंगे चाहे कंप्रेशन मेंबर का, आपके सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल सेक्शंस हैं। तो जो बिल्टअप मेंबर के क्वेश्चंस हैं डिजाइन के, वो नहीं करने। अंडरस्टैंड? हम आपको एग्जाम में सिर्फ सिंगल सेक्शंस आएंगे, नो बिल्टअप। मगर बिल्टअप आपको स्ट्रेंथ निकालने के लिए आ सकता है, डिजाइन के लिए नहीं आएगा। एम आई क्लियर? अभिषेक, अभिषेक झा, ठीक है। तो डिजाइन में आप बिल्टअप की स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, मगर सॉरी, टेंशन मेंबर में स्ट्रेंथ निकालने के लिए बिल्टअप आ सकता है, मगर डिजाइन के लिए नहीं आएगा। ओके, इज इट ओके? आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स। क्या हो गया? हम्म, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, अंडरस्टैंड तो कर लिया। वो आज मेरे को भेज देगी शाइनी। तो राजीव का डाउट कहाँ पे? राजीव का पता नहीं किधर गया। राजीव तुम मुझसे उस पे पूछ लेना। अच्छा राजीव, 1 मिनट है कहाँ पर तुम मैं तुम्हें अनम्यूट ही कर देती हूँ। यही हो ना तुम? अनम्यूट करो। मेरे को सुनाई नहीं, 1 मिनट रहता है, आंचल ने भेजा है।
आंचल ने भेज दिया, अच्छा बता दिया था, इट्स ओके, थैंक यू आंचल। नहीं हो पा रहा। देखो बेटा, मैंने तुम्हें, हाँ मैं समझ गई क्या पूछ रहा है। एक्चुअल लेंथ इज बी प्लस एल प्लस 2s, ये कह रहे हो ना? चलो मैं तुम्हें तब मैं उसमें डाल दूंगी, क्लासरूम पे बता दूंगी, ठीक है, मैं समझ गई। इफेक्टिव लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं, टोटल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, यही पूछ रहे हैं ना? हाँ मैं बता दूंगी बेटा, ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 मिनट है। तो लेट अस से गुड बाय। ओके ओके, यू आस्क मी ऑन क्लासरूम, आई विल अगेन एक्सप्लेन। ओके, गुड बाय। और कल मैं वो भेज दूंगी तुम्हें प्रोजेक्ट का सामान, बट यू कीप ऑन स्टडिंग। ओके, आप अपने आप भी कुछ मटेरियल इकट्ठा कीजिए। हैव ए नाइस डे। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू, बाय। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। तो डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स, तो डिजाइन की प्रॉब्लम जैसे कि मालूम है, इसमें हमें क्या करना है, टेंशन मेंबर डिजाइन करना है। वो ट्रस्ट में भी हो सकता है या अदरवाइज भी हो सकता है। तो जो भी है पता है, अगर टेंशन मेंबर है तो हमें एक चीज गिवन होगी, यानी कि टेंसाइल फोर्स जो कैरी करनी है वो गिवन होगी, राइट? ठीक है ना? वो टेंसाइल फोर्स वर्किंग भी हो सकती है, फैक्टर्ड भी हो सकती है, कुछ भी दे सकते हैं आपको। अगर फैक्टर्ड नहीं दिया है तो उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर्ड निकाल लेंगे। तो गिवन डाटा जो है हमारे पास वो होगा फैक्टर्ड फोर्स, राइट, टेंसाइल फोर्स विच इज टू बी ट्रांसमिटेड। और साथ में मटेरियल की स्पेसिफिकेशंस होंगी आपके पास, ग्रेड्स वगैरह दे रखा होगा। तो हम इसमें स्टेप्स देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं डिजाइन करने के। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया, क्योंकि हमें एक सेक्शन चाहिए जो कि उस फोर्स को कैरी कर सके। सेक्शंस कैसे पता चलेगा? सेक्शन डिपेंड करेगा, अभी मेरे पास कोई और ढंग तो है नहीं, तो व्हाट आई विल डू, आई विल चूज ए सेक्शन बेस्ड अपॉन समथिंग, एंड देन आई विल चेक कि ये जो सेक्शन मैंने लिया है ये इस फोर्स को कैरी कर सकता है, यानी कि उसकी जो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो जो फोर्स आ रही है उस पर, उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू कैसे करेंगे हम? शुरू करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये फॉर्मूला देखा हुआ है, यील्डिंग का फॉर्मूला है सब बच्चों ने। तो हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो ए ग्रॉस निकाल के कर सकते हैं या ए नेट निकाल के। कैसे करते हैं तो देखिए, सबसे पहले फाइंड द रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया टू कैरी फैक्टर टेंशन कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। स्ट्रेंथ इन यील्डिंग सबको मालूम है क्या होती है? स्ट्रेंथ इन यील्डिंग मालूम है ना सबको? यील्डिंग किस पे निकालते हैं हम? यील्डिंग ग्रॉस सेक्शन पे निकालते हैं। आईएस 800 में सबसे पहले पहले आपको दिखाएं तो कहाँ पर है, एक मिनट, अभी शेयर नहीं हो पाया। सबके पास है ना बेटा आईएस 800 सेक्शन 6? सेक्शन 6 में सबसे पहले यील्डिंग है, हाँ 1.1 से डिवाइड होता है, तो ये मैंने रीअरेंज करके लिखा है। ओके, तो A gross required is equal to 1.1 TU अपॉन FY, राइट? क्या है फॉर्मूला आपका जो है, TDG is equal to A gross into FY अपॉन फैक्टर, यही होता है, ये 1.1 होता है गामा जो है। तो मैंने क्या किया, ए ग्रॉस को निकालने के लिए इसको इधर ले गए, और टीडीजी की जगह हमने अपना फैक्टर टेंशन जो ट्रांसमिट करनी है वो ले लिया। सो 1.1 इंटू टीयू अपॉन एफ वाई, राइट? तो ये फॉर्मूला यहीं से आया है। ओके, तो इससे हम क्या निकालेंगे, ये हमें गिवन है, ये हमको मालूम है मटेरियल स्पेसिफिकेशंस, तो ए ग्रॉस रिक्वायर्ड आपने निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड इतना है, मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करके 1.3 to 1.4 टाइम्स जो रिक्वायर्ड आया
उसमें इंक्रीज करके 25 to 40% हम इंक्रीज करते हैं, और उतना एजी के कॉरस्पॉन्डिंग आप सेक्शन देखोगे स्टील टेबल्स में। स्टील टेबल्स जो आपके पास हैं उसमें डिफरेंट सेक्शंस लिस्टेड हैं, उन सेक्शंस का एरिया भी लिस्टेड है। तो इस एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सेक्शन आपको चाहिए, वो सेक्शन हम स्टील टेबल से ले लेंगे, राइट। और ये किस पे भी डिपेंड करता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि वो जो एलिमेंट है, ये जो टेंसाइल मेंबर है, ये कहाँ लग रहा है। जैसे कि अगर ट्रस में लग रहा है तो मैं एंगल सेक्शन या चैनल सेक्शन चूज करूंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो एजी आया इसमें 30 to 40% इंक्रीज करके और स्टील टेबल्स में से उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सेक्शन अवेलेबल है वो लेंगे। तो एक ढंग तो ये हो गया। दूसरा ढंग, यहाँ पर मैंने क्या किया था, यील्डिंग का किया था, ग्रॉस एरिया। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, IS 800 में ही सेक्शन 6 में नीचे लिखा हुआ है कि फॉर प्रिलिमिनरी डिजाइन, लिखा हुआ है, सबके पास है IS 800, देखिए। अभिषेक आपको मिला, पेज नंबर बताओ बेटा। मैं अभी दूसरा शेयर कर देती हूँ आपसे, पेज नंबर बताइए। हाँ पेज, ये देखिए, ये वाला पेज है, इसमें यील्डिंग हो गया, रप्चर हो गया। हाँ ये देखिए यहाँ पर पेज नंबर 33 पर लिखा है, फॉर प्रिलिमिनरी साइजिंग द रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ नेट सेक्शन मे बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज दिस, राइट। यानी कि ग्रॉस की बजाय हम नेट से भी निकाल सकते हैं एरिया रिक्वायर्ड, और उसके लिए इसने बोला है कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। फॉर्मूला वही है, बस एक यहाँ पर एक फैक्टर अल्फा लगा दिया है ना। और अल्फा की इसने वैल्यू दी है कि अगर आप 1 और 2 वोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.6, 3 लगा रहे हैं तो 0.7, 4 या ज्यादा लगा रहे हैं तो 0.8। बाकी वही फॉर्मूला है, ए नेट एफ यू गामा एम। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ हम ए नेट निकाल नहीं रहे हैं, हम ए नेट की वैल्यू ले रहे हैं। हमारे पास अभी सेटअप नहीं है, हमारे पास एक रफ एस्टिमेट आएगा ए नेट का इस इक्वेशन से। TDN की जगह आप TU लिखेंगे, अल्फा ये आ गया, FU आपको मालूम है, गामा एम ये है 1.25 रप्चर के लिए। तो आप यहां से ए नेट निकाल लेंगे, यानी कि ये है ए नेट रिक्वायर्ड। समझ में आया भाई अभिषेक, समझ में आया बेटा? अच्छा, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एज पर IS 800 TDN is equal to alpha AN FU upon 1.25. From here you will calculate AN, right? Then increase the net area required by 25% to get gross area. ये A net मिला मुझे, तो A net में मैं तकरीबन 25-30% का इंक्रीज करके रिक्वायर्ड ग्रॉस एरिया निकालूंगी, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही स्टील टेबल से आप सेक्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। और साथ में आप जैसे मान लीजिए ये बोल्ट मुझे लगाना है, तो आप उसकी बोल्ट वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालेंगे और उनको अरेंज करेंगे पिच और एज डिस्टेंस एज पर IS 800 लेकर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि भाई पला ये सेक्शन है, इस पर इतने बोल्ट लग रहे हैं, इतनी स्पेसिंग है, इतना एज डिस्टेंस है, राइट। उसकी स्ट्रेंथ निकालो। तो स्ट्रेंथ आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, 3 स्ट्रेंथ निकालते हैं हम, यील्डिंग, रप्चर और ब्लॉक शियर, ठीक है। अब इस सेक्शन की हमने स्ट्रेंथ निकाली एज पर सेक्शन 6 ऑफ IS 800। ये जो स्ट्रेंथ निकाली है आपने TD, दिस शुड बी ग्रेटर देन फैक्टर टेंसाइल फोर्स TU। अगर ये इससे ज्यादा है तो सेक्शन ठीक है, अदरवाइज रिवाइज द सेक्शन, ओके।
साथ में इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए इसकी स्लेंडरनेस रेशियो चेक करेंगे एज पर टेबल 3 ऑफ IS 800। सबके पास IS 800 है, टेबल 3 उसमें लिस्टेड है और उसमें टेंशन मेंबर्स की स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट्स दे रखी है। ठीक है, राइट। अब हम करते हैं सीधा न्यूमेरिकल। ओके नीरज, ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे तभी समझ आएगा, ऐसे तो समझ नहीं आ पाएगा। अभिषेक, ठीक है, शुरू करें। तो ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, अपना अपना कैलकुलेटर उठा लीजिए, फटाफट से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास और एक ही क्लास काफी रहेगी, मैं बता दूंगी, क्योंकि यही न्यूमेरिकल आता है पेपर में। भाई एक टेंशन मेंबर डिजाइन करना है और क्योंकि बिल्टअप तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो बिल्टअप नहीं करना है, सिंगल एलिमेंट इसी तरह से होंगे सारे। हाँ बेटा, पेज 20, table 3 for slenderness ratio. Okay, so start doing this. Design a suitable angle section to carry a factor tensile load of 210 kilonewton. Factor tensile load का क्या मतलब हुआ? TU is equal to 210 kilonewton, right? Assuming a single row of rivets, single row of bolts, M20 grade 4.6, राइट, ठीक है। और जो मटेरियल है यानी कि जो ये एंगल है उसकी स्ट्रेंथ क्या दे दी इसने हमें, Fy 250 एंड Fu 410। लेंथ दे दी है मेंबर की 3 मीटर, ये हमें स्लेंडरनेस रेशियो में चाहिए होगी लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, फर्स्ट स्टेप है जो रिक्वायर्ड एरिया निकालना है हमें। तो हम किससे, दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। भावी कट्टी ने क्या किया हुआ है, अगर आप सब भावी कट्टी ही पढ़ते हैं तो भावी कट्टी के अंदर इसने किस निकाला है, लेट मी चेक। भावी कट्टी में यील्डिंग से निकाला है, तो यील्डिंग से ही करते हैं, तुम दोनों से कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। ओके, तो ग्रॉस यील्डिंग का मतलब ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड, जो पहले लिखा हुआ था मैंने। ओके, ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा, 1.1 into TU 210 अपॉन यील्डिंग, यील्डिंग कितना है 250, और ये क्योंकि किलो न्यूटन में है 210 तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे को वैल्यू बताइए ग्रॉस एरिया रिक्वायर्ड की फटाफट, रोहित। 924, ठीक है, ओके। शिवम 924 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो गया रिक्वायर्ड। अब मैं इसमें क्या करूंगी, थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम इसको, थोड़ा सा बढ़ा के लेंगे बेटा, तो अब इसको बढ़ाइए आप, ग्रॉस एरिया को थोड़ा सा हम बढ़ा के लेंगे। ओके, अब मेरे को कुछ जैसे मान लीजिए 924 है, इसको मतलब ऐसे बढ़ा के हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 1000 के आसपास लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब सीधा स्टील टेबल्स पे जाते हैं। आप अब स्टील टेबल्स पे जाइए, स्टील टेबल्स खोल लीजिए, मैंने भी खोल रखी है। ओके, स्टील टेबल्स में सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, हाँ। तो स्टील टेबल्स में अगर मैं इक्वल एंगल इस्तेमाल करती हूं, आप अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो, राइट, आप कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो हम यहाँ पर ये एरिया का कॉलम है, ये पहला एंगल लिखा है, ये थिकनेस है और ये ग्रॉस एरिया है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 920 समथिंग, राइट, 924 समथिंग। तो मैं 924 से आगे वाले देखूंगी, राइट। तो कौन सा लें देखें, हम ये ले सकते हैं 65 65 8, सब लोग देख रहे हैं बेटा, अभिषेक 65 65 8, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 976 मिलीमीटर स्क्वायर, आप ये ले सकते हो, है ना। या फिर और देखते हैं, और भी ले सकते हो आप, फिर अगले पेज पर जाना पड़ेगा हमें। ये देखो,
ये थोड़ा ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, थोड़े से ज्यादा है। तो राइट नाउ आई विल टेक 65 65 8। लेट अस स्टार्ट विथ 65 65 8। देखेंगे, चेक करेंगे, अगर प्रॉब्लम आई तो फिर रिवाइज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके नीरज, ठीक है, ये समझ आ गया कैसे लेना है। 55 55 10, हाँ ये भी ले सकते हैं बेटा, ये भी ले सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो डिजाइन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक सॉल्यूशन नहीं होता, राइट, उनके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो अभी हम वी विल स्टार्ट विथ ट्राइंग, यू विल राइट हियर ट्राइंग ISA 65 65 8। ओके, चलो अब हमने ये सेक्शन ट्रायल सेक्शन लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बोल्ट्स लगाएंगे कि हमें कितने बोल्ट्स चाहिए। बोल्ट लगाने के लिए मुझे M20 की बोल्ट वैल्यू चाहिए। बोल्ट वैल्यू सबको निकालनी आती है। अभी जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एज्यूमिंग ए सिंगल रो ऑफ बोल्ट्स। ओके, सिंगल रो ऑफ बोल्ट्स लेना है। बोल्ट वैल्यू अब मेरे को क्या क्या चाहिए होगा, शियर में चाहिए और बियरिंग में चाहिए। शियर कितना है यहाँ पर, सिंगल है डबल है, गसेट प्लेट लगेगी ना अविनाश एक, तो ये सिंगल शियर है या डबल शियर है, हाँ सिंगल है, राइट। तो सिंगल शियर में M20 ग्रेड 4.6 की स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, बेयरिंग में निकालिए। ओके, और मेरे को बताइए बोल्ट वैल्यू कितना है। सब लोग कर रहे हैं कैलकुलेट, आदित्य सब लोग कर रहे हैं बेटा कैलकुलेट या भूल गए करना। हाँ करो, शियर निकालो। शियर में शियर स्ट्रेंथ बोल्ट की क्या होगी, FU, FU कितना है 4.6 है, तो FU कितना हुआ 400 अपॉन √3 ब्रैकेट। सिंगल शियर है तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो थ्रेड में हो रहा है, राइट। π/4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 0.78। अगर कुछ समझ में ना आए तो बता देना। ये क्लियर है सबको, अविनाश कितना आता है बताइए बेटा। FU 410 नहीं है पवन बेटा, 410 जो है ना बाबू, ये है इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंगल सेक्शन की, मटेरियल की, राइट। जो बोल्ट है वो कौन से ग्रेड के हैं, M20 4.6। ये 400 कहां से आया, 4 into 100 इज FU फॉर बोल्ट। और इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है 400 इंटू 0.6। ये सबसे पहला था बेटा, भूल रहे हो आप चैप्टर। बोल्ट और प्लेट की अलग अलग है, ये प्लेट की दे रखी है एंगल सेक्शन की, ठीक है। किसने पूछा था, नीरज ने, ठीक है। हाँ ये कितना आया शियर में, ये इतना कैसे आ सकता है भाई, 743 कैसे आ सकता है शिवम, अभिषेक 565 भी नहीं है, आप लोग गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। 400/√3, हाँ ये ठीक आया है। 452 नहीं होगा बेटा, 4.2 45.2 होगा। बोल्ट है क्या चीज है, तुमने क्या बनाया है, क्या आदित्य कैसे मतलब, कैसे क्या, हाँ 45.2 किलो न्यूटन। सब लोग कैलकुलेट करो ना इसको, π/4, 4 नीचे है,
इंटू 20 स्क्वायर इंटू 0.78 इंटू 4। मैम मैंने 1.25 डिवाइड, हाँ तो कर दो बेटा, 1.25 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, ये निकाल लिया सबने, ये आया 45.2 और 45272 न्यूटन। ओके, कोई बात नहीं। चलो अब बेयरिंग का निकालते हैं, बट बेयरिंग का निकालने से पहले मुझे पिच और एज डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आप वो वैल्यू निकालते हैं ना, फैक्टर निकालते हो उसमें, के बी निकालते हो ना, के फैक्टर निकालते हो, अगर सबको याद हो तो, है ना। हाँ, तो हमें P और E चाहिए। अब मेरे को ये तो पता है कि जो डायमीटर ऑफ बोल्ट है वो कितना है, 20। तो याद है तुम्हें स्पेसिफिकेशंस हमने बोल्टिंग की थी कि 2.5 डी से ज्यादा होना चाहिए पिच, राइट। तो 2.5 डी कितना हुआ, 50 मिलीमीटर। तो 50 mm से हम ज्यादा पिच लेंगे। तो अभी स्टार्टिंग के लिए मैं शुरू कर रही हूँ 60 मिलीमीटर पिच। ओके, और E कितना ज्यादा होना चाहिए, 1.5 डी से ज्यादा। 1.5 डी का मतलब हो गया 1.5 इंटू 20, 30 mm। तो मैं कितना ले सकती हूँ शुरू, लेट अस स्टार्ट विथ 40 मिलीमीटर एंड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस। ये समझ में आ गया सबको, सबको समझ आ गया बेटा। बियरिंग के लिए हमें चाहिए ना, के निकालना है मुझे, के निकालने के लिए मुझे पिच और एज डिस्टेंस चाहिए होगा। तो पिच 2.5 डी से ज्यादा होनी चाहिए और एज डिस्टेंस 1.5 डी से ज्यादा होना चाहिए। अब सब के निकाल दो फटाफट से। के तीन चीजें थी अगर याद हो, E अपॉन 3D, राइट। E इज 40, हाँ डायमीटर होगा होल से बड़ा, मगर ये D डायमीटर के लिए होता है। जो पिच होती है वो बोल्ट के डाया के बेस पर होती है, होल के डाया के बेस पे नहीं होती, ठीक है। 3 इंटू 22, यहां पर आएगा D0। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, भूल गए हो तुम तो। उससे भी बेटे ज्यादा है, 40 लिए मैंने, राइट। 3 इंटू 22 माइनस 0.25, ये अपनी मर्जी है आपकी। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मगर ये डिस्क्रिशन है, 55 भी कर सकते हो तुम इसको, राइट। और एक और था इसमें, है ना, एक है 1.0, राइट। हाँ राइट, ठीक है। अब ये जल्दी से कैलकुलेट करो, मुझे बताओ केबी कितना आता है। केबी निकाला है, अच्छा अभिषेक ने निकाला है 0.606। इन सब में मिनिमम लेना है बेटा। एक और होगा ना FU वाला, 400 अपॉन 410। ओके, तो 1 2 3 4 चारों में से मिनिमम आया 0.606। ठीक है, ठीक है शिवम, ठीक है। ओके, 606 आया। मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। हाँ चलो, के भी निकाल लिया। अब बेयरिंग में निकालिए, बेयरिंग में स्ट्रेंथ बताओ। 1 अपॉन 1.25, हाँ 0.606 ही आएगा, इंटू 2.5 इंटू 0.606 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट, थिकनेस ऑफ बोल्ट इंटू FU अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। ओके, कितना आया ये निकालिए। दिस इज स्ट्रेंथ इन बेयरिंग बोल्ट की। कैलकुलेट करो फटाफट और बोल्ट वैल्यू बताइए। ओके, 78 समथिंग। ओके, लेट अस से 78 किलो न्यूटन। ज्यादा आया ना, उसमें शियर में कम है, तो शियर की आ गई आपके पास बोल्ट वैल्यू, जो भी आया ठीक है, मैंने इसीलिए अप्रोक्सीमेट डाल दिया है।
मुझे ये यूज तो करना नहीं है, तो 45.272 किलो न्यूटन इज बोल्ट वैल्यू, राइट। नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड निकालिए। टोटल फोर्स कितनी है? 210 किलो न्यूटन्स अपॉन 45.272, करेक्ट। कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड हुए? नहीं, 84.5 नहीं आ रहा बेटा, गलत निकाला पीयूष, कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ, 4.5, इसका मतलब 5 बोल्ट्स लगाएंगे, ठीक है राजीव? हाँ शिवम, 5 बोल्ट्स लगाएंगे। अब हम अपना सेक्शन बना लेते हैं। ये आपकी गसेट प्लेट है और ये आपका एंगल है। ऐसे करके अब आप सेक्शन बना लेंगे अपना। ओके, ये है 65 ISA 65 8, राइट। आपने बनाया, बताया 5 बोल्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो अब मैं, और इसकी जो बोल्ट्स की पोजीशन है वो भी कोड में दी होती है, राइट। थोड़ा सही से ड्रॉ नहीं हो रहे हैं, उतने इक्विडिस्टेंट नहीं है, आप मान लेना ये इक्विडिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर डिस्टेंस है 40, उसके बाद 60, राइट, 60 60 60 60 के 4 और फिर से 40, ठीक है। सब अपनी बुक में बना लो बेटा, अच्छे से बना लो, मेरा उतना अच्छा नहीं है। ये एज डिस्टेंस 40 60 60 60 60, राइट, ठीक है। ठीक है शिवम, है ना। और इसका जो पोजीशन है एज पर IS कोड, इट इज 40 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप, राइट। तो अगर 40 मिलीमीटर टॉप से है तो नीचे कितना बचता है? 25, ठीक है। चलो, अब तुम्हारे पास ये क्या कहते हैं, ज्योमेट्री आ गई है पूरी। अब क्या क्वेश्चन है? अब आपने इस सेक्शन की स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ इज मिनिमम ऑफ TDG, TDN एंड ब्लॉक शियर। ये अब आप कर लेंगे? बताइए राहुल, अब आप कर सकते हो? हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं TDG निकालती हूँ यील्डिंग का, तो वो क्या होगा? ग्रॉस एरिया। टाइम खत्म हो जाएगा लगता है। हाँ, ये हो जाएगा, चलो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ये अब आप कर लेना। हाँ, TDG, TDN और ब्लॉक शेयर निकाल कर, और तीनों में आप जो मिनिमम होगा वो किससे ज्यादा होना चाहिए? वो 210 जो कि आपका TU था उससे ज्यादा अगर है तो ये सेफ है, एंड यू कैन अडॉप्ट दिस सेक्शन। ठीक है ना विशाल, समझ आ गई ये बात? ओके ओके, चलो हो जाएगा, मान लेते हैं। लास्ट चेक क्या है? स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो के लिए फिर से स्टील टेबल्स में जाओ, और ये जो सेक्शन है 65 65 8, इसका मुझे रेडियस ऑफ जायरेशन बता दीजिए, आर मिनिमम कितना है फटाफट से, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो होता है L/R मिनिमम। ठीक है नीरज, फटाफट से मुझे आर मिनिमम बताइए। 65 65 8 जो सेक्शन था स्टील टेबल्स में, उसमें कहाँ पर है स्टील? ये है ना हमारा 65 65 8, 1.96 मिनिमम। 8 वाला ये है इसका आर मिनिमम, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। ये देखो, ये वाली जो है ये रेडियस ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक्शन है, ये है रेडियस ऑफ जायरेशन। अब मेरे में क्या प्रॉब्लम है इसमें कि ये
पेजेस अलग अलग हैं, यानी कि लास्ट से ऊपर वाली रो है। तो अगर मैं इसमें जाती हूँ यहाँ पर, रेडियस ऑफ जायरेशन मिनिमम, 4th 5th 6th कॉलम है इसमें ना, ये है देखिए 1.96, 2.47, 1.25। तो मिनिमम कितना हुआ इसमें पीयूष? 1.96 मिनिमम है या 1.25? और ये सेंटीमीटर में है तो हम क्या लेंगे? मिलीमीटर में, राइट। 12.5 मिलीमीटर, 12.5 मिलीमीटर लेकर इसकी स्लेंडरनेस रेशियो निकालो। ओके, समझ में आया सबने कैसे लेना है ये? 12.5 स्टील टेबल से हमने लिया, स्लेंडरनेस रेशियो आ गई 3000 अपॉन 12.5, राइट। और ये आता है तुम्हारा तकरीबन 240 के आसपास। और टेबल 3 के हिसाब से हमें कौन सा वाला लेना है? रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, कई सारी दे रखी है ना इसमें। टेबल 3 में 350, ये 350 से कम है, 240, 350 से कम है तो हमारा ठीक है। टेबल 3 के ये जो वैल्यू है ये टेबल 3 में लिखी हुई है। ये मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज ए टाई इन ए रूफ ट्रस, तो ट्रस का अगर एलिमेंट है तो 350 से कम होनी चाहिए, तो ये कम है। हाँ ठीक है, 240 तो सेफ है। ओके, डिजाइन हो गया, डिजाइन खत्म हो गया, ठीक है, समझ में आई? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, अब इसी जगह पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आ सकता है कि सपोज ये जो है 300 किलो न्यूटन की फोर्स थी और आपने डबल एंगल डिजाइन करना है। डबल एंगल का मतलब ये गैसेट प्लेट है, तो ये एंगल ऐसे भी हो सकता है डबल एंगल, या सेम साइड पे भी हो सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। वैसे सिंगल एंगल ही आएगा पेपर में, मगर फिर भी मैं बता देती हूँ। ओके, जब इस तरह से होगा तो हम डिजाइन वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपने किया है। मैं क्या करूंगी? फोर्स ट्रांसफर्ड बाय ईच एंगल 150 150, राइट। तो आप 150 किलो न्यूटन टीयू मानकर जैसे आपने अभी किया है वैसे ही करना है, क्योंकि तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें थर्ड और फोर्थ पार्ट था कि दो एंगल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो इस तरह से हो चाहे इस तरह से हो। जो टी डी है, टोटल डिजाइन स्ट्रेंथ है, दैट इज 2 टाइम्स दैट ऑफ ए सिंगल एंगल, है ना। एग्जाम्पल भी है बुक में, राइट शिवम? सबने अगर पढ़ा हो तो अगर ऐसा है और अगर ये 300 किलो न्यूटन की फोर्स आ रही है और मुझे डबल एंगल सेक्शन डिजाइन करना है, हाँ बस टीयू में चेंज आएगा, ठीक है। हाँ दोनों में बेटा टीयू में चेंज आएगा, तो टीयू 150 मानकर जैसे आपने अभी किया है सिंगल एंगल सेक्शन वैसे ही सारा करना है। ओके, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ भावी गट्टी में से कौन से करने हैं। एग्जाम्पल 5.6, 5.7, ओके कर लेंगे सब, दो ही क्वेश्चंस हैं इसमें। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पे ये असाइनमेंट आप करके रखना, मैं कभी भी मंगा लूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, लग एंगल सिलेबस में नहीं है, 3 रहने दो, 4 कर लीजिए। लग एंगल वैसे एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना बुक में से, कर लेना इसको, ठीक है, अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 7th नहीं करना, 8 5 6 8, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 8, हाँ बिल्कुल ठीक है। और मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको पीडीएफ भेजूंगी,
राइट? वो सिर्फ पढ़ने के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इसमें कुछ अंतर तो होता नहीं, सिर्फ डाटा चेंज होगा। ओके? बोर्ड्स के भी बता दूंगी, मैं लिख दूंगी क्लासरूम पे। इसमें से बोर्ड्स के नहीं किया आपने, भाभी गट्टी में से नीरज? मैं बता दूंगी बेटा। हाँ, बोर्ड्स के लिख दूंगी मैं क्लासरूम पे कौन से करने हैं। बोर्ड्स के तो शायद मैंने एक पीडीएफ भेजा था तुम्हें, है ना? सॉल्व वाला। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी। अभी आप ये कर लीजिए, टेंशन मेंबर यहाँ पर खत्म होता है। कोई डाउट है तो अपना हाँ बेटा बता देंगे, अभिषेक बोल्टिंग का भी बता देंगे। यानी मैंने तुम्हें टेंशन मेंबर का बता दिया है, वेल्डिंग का भी बता दिया है, अभी बोल्टिंग का बताना है ना? बोल्ट का बता देंगे, ये हो गया। हाँ, असाइनमेंट 3 हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो। टाइम भी खत्म हो रहा है, इसमें कुछ खास नहीं था, इसे पढ़ते रहना। और मंडे को कंप्रेशन मेंबर शुरू करूंगी, मंडे की क्लास लेंगे। थर्सडे वाली नहीं होगी नेक्स्ट वीक, ठीक है? नेक्स्ट थर्सडे और मंडे नहीं होगी, जो पढ़ाएंगे उसी को रिवाइज करते रहिएगा। ओके, थैंक यू अविनाश, पीयूष, आदित्य। ओके, बाय। बंद करती हूँ, हाँ। टेक केयर।